ठीक है, देखिए वेक्टर, टुडे आई विल टीच यू द चैप्टर वेक्टर। वेक्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। वेक्टर के लिए अभी तक आपको जो बातें पढ़ाई गई या बताई गई है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और हमको चाहिए पूरी नॉलेज। तो वेक्टर में क्या क्या होता है, हम वेक्टर किसको बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसमें, कि जैसे कि आपने सुना होगा 10th तक के क्लास में, ठीक है, आप जानते भी होंगे इसमें, कि भाई वेक्टर वो होता है जिसमें होती है मैग्नीट्यूड, जिसमें होती है डायरेक्शन, ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं। लेकिन ऐसा सही नहीं होता। हमारे फिजिक्स में ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें होती है मैग्नीट्यूड, जिसमें होती है डायरेक्शन, लेकिन हम उसको फिर भी वेक्टर में कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि, इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका मतलब कि अभी कुछ बाकी है, मतलब कि हमारी वेक्टर की डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई। तो वेक्टर अगर आपको पूरा करना है, क्या लिखते हैं, मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखते हैं। टुडे आई विल टीचिंग यू द चैप्टर वेक्टर। वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। भाई ये बहुत जरूरी चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आता है इसमें क्या क्या भाई हमको पढ़ाना चाहिए आपको। सबसे पहली बात आती है इसकी आती है डेफिनेशन। क्या होता है भाई डेफिनेशन इसकी, तो आप इसके बारे में लिखिए, क्या होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसको लिखिए। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ में, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अब देखिए, जो वेक्टर जो लिखा होता है यहाँ पे, वेक्टर, वेक्टर के लिए ये कहा गया होता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी is defined is defined, ठीक है, as a vector if it has following properties। ठीक है, मतलब ये एक फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि फिजिक्स में हम जो भी नाम लेंगे, ठीक है, वो होगा एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप बोलेंगे फोर्स, मोमेंटम, मास, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो जितने नाम मैं बोल रहा हूँ और जितने नाम आप जानते हैं उन सभी को बोलते हैं दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये आपका क्लियर हो गया। अब उसमें से भाई कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन वगैरह होती है जो पढ़ाया जाता है, तो हम बोलते हैं भाई ये वेक्टर होता है, लेकिन वेक्टर कहना काफी नहीं होता, हमको उसके बारे में पूरा बताना पड़ता है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आप फिजिकल क्वांटिटी जो भी हम नाम लें, ठीक है, अगर उसके अंदर ये कुछ, मैं यहाँ लिखा हूँ प्रॉपर्टीज, ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास ये 5 खूबियां हैं जो मैं आपको ये भी लिखूंगा यहाँ पे, तो वो वेक्टर है। अगर उसमें इन 5 में से कोई भी एक मिसिंग है तो वो वेक्टर नहीं है। आप जो अभी तक जानते हैं वो 2 बातें जानते हैं, एटीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। और मैंने कहा नहीं भाई 5 होती, मतलब कि 3 बातें भी क्या है आपको पता नहीं है, ठीक है। तो पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, जो तीसरा आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे एक नियम होता है, लॉ होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी बताता हूँ मैं। चौथा जो आपका होता है वो होता है लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, और जो आपका आता है पांचवा नंबर जो आपका आता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव, ठीक। तो ऐसे 5 नियम होते हैं। तो फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इन 5 बातों को मानेगी कि हाँ ये 5 खूबियां उसके अंदर हैं, वो वेक्टर है।
और जो इनमें से किसी भी एक बात को नहीं मानेगा वो वेक्टर नहीं है, भले बाकी चार हो। आप बोलेंगे पांच होती हैं यार, पांच में अगर चार है तब भी तो मान लो ना, ऐसा नहीं होता। तीन है चलो थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे होता है पांच है तो आप वेक्टर हो, अगर पांच में से आपके पास चार है तो आप वेक्टर नहीं हो, आपके पास तीन है तो आप बिल्कुल वेक्टर नहीं हो। वैसे इसमें आता रहेगा इसमें। इसमें लिखिए फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, इट शुड हैव, a magnitude। ठीक, जो आप जानते हैं पहले से। सेकंड नंबर, डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब उसके बाद एक डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर जो भैया आपने तो पढ़ा नहीं है, जो हम लिखते हैं यहाँ पे साफ साफ अच्छे से लिखते हैं, इट शुड फॉलो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। ठीक, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। वो दिख रहा है सामने बोर्ड पे लिखा हुआ? सामने जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। यस सर। लिखिए लिखिए अपनी अपनी कॉपी में भाई, जल्दी जल्दी सब लोग। रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी लेकिन आप लिखिए। ठीक है, मैं भी देखूं भाई। हाँ दिख रहा है यार। ठीक, अब ये आप पूछो भाई ये लॉ पैराग्राफ होता क्या है ऐसा भाई, बात आप सोच सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है, देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके दो वेक्टर लगे होते हैं, या दो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मान लो दो फोर्स लगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, मेरी बात मानिए। मान लीजिए कि मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, इसको आप यहाँ खींचते हैं। ठीक है, ये आप है, इसको आप यहाँ खींचते आ रहे हैं। यहाँ पे और कोई नहीं है। ठीक है, मतलब और कोई है ही नहीं, बस आप ही अकेले हैं। तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि आप ही अकेले हो, आप ही लगा रहे हो फोर्स। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आ गया वहां पे, मैंने क्या किया, मैंने उसको उसको यहाँ खींचना शुरू कर दिया। ये मेरा फोर्स होगा, तो मेरा फोर्स सपोज F2 आएगा, आपका फोर्स क्या आएगा? F1 आएगा। इसका मतलब आपको दिखेगा अब ये साफ साफ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लगे। एक फोर्स वो जो है आप लगा रहे थे, अभी तक का अकेले थे, कोई था ही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट आपकी तरफ जा रहा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया तो मैंने भी उसको खींचा अपनी तरफ, हमको भी चाहिए। लेकिन हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आपसे अलग दिख रही है। मैं उसको यहाँ खींच रहा हूँ, आप उसको यहाँ खींच रहे हैं। तो आप मुझको एक छोटी सी बात का आंसर दीजिए कि ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ये ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक लिखा है ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? It ये will go in F1 के the पास जाएगा direction. कि F2 के पास जाएगा? Sir, it will go in the direction of greater बताइए। force. नॉर्थ ईस्ट। देखिए ग्रेटर फोर्स, हाँ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा देखिए, नॉर्थ ईस्ट आप ऐसे बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया है ना। आप बोल रहे हैं ये यहाँ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही और अच्छा आंसर है। ठीक है, और आप जो दूसरा बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, जो लड़की बोल रही है कि ये वहां जाएगा जहाँ पे बड़ा फोर्स होगा, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर, अच्छा ये बताओ कि अगर दोनों फोर्स से में से कोई बड़ा नहीं, दोनों बराबर है, जितना फोर्स आप लगाते थे उतना ही मैं लगाऊंगा। आपने लगा दिया फोर्स 10 न्यूटन, तो मैंने भी भाई चलो 10 ही लगा दिया। अब बताओ बॉडी कहाँ जाएगी? अब तो कोई छोटा बड़ा नहीं। तो आंसर आता है कि हिलेगी बॉडी नहीं जो वो। होगी वो दोनों
बॉडी जो होगी वो दोनों फोर्सेस के बीच में से जाएगी। अब बीच में से वो कहीं यहाँ जाएगी। अब वो यहाँ जाएगी तो क्या करेगी, क्या बिल्कुल बीच से जाएगी? तो आंसर आएगा हो सकता है भाई, आंसर आएगा नहीं हो सकता है। ठीक है, कब हो सकता है? तो आप कहोगे तब हो सकता है जब दोनों फोर्सेस बिल्कुल बराबर हो। मान लीजिए आपका फोर्स 10 है और मेरा फोर्स 10 है, भाई हम दोनों बराबर हैं आपस में। तो बॉडी क्या होगी, जो बॉडी आपकी मूव करेगी वो इन इसका जो बीच का एंगल होगा 90 दिखा ना आपको, 90 में इसे करेगी बाइसेक्ट और वो यहाँ जाएगी। और ये जो मैंने एफ लिखा है ये एफ को बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि आपका फोर्स और हमारा फोर्स मिलके जो काम करते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, बॉडी ना मेरे पास आ रही है ना आपके पास जा रही है, बल्कि वो तो कहीं बीच में से मूव कर रही है। तो इसका मतलब कि हमारे दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो बॉडी को यहाँ लेके जा रहा है। तो एफ कौन है? एफ है हमारे फोर्स और आपके फोर्स का नेट फोर्स। क्या है? नेट फोर्स होगा। नेट का मीनिंग होता है रिजल्टेंट, कि भाई दो लोग मिलके काम करेंगे तो काम कितना होगा या कितना फोर्स लगेगा वो बताइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 5 + 5 10 नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता अब ये समझ लीजिए भाई। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये रखा है ऑब्जेक्ट, आप यहाँ खड़े थे इस साइड में। ठीक है, आप खड़े थे इस साइड में, और आप इसको पकड़ के भाई खींच रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स F1। अब मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, मैं भी इसको खींचूंगा अपनी तरफ, मेरा फोर्स क्या होगा? F2 आएगा। ये वही है ब्लॉक बीच में जो रखा हुआ है। ठीक है, अब बताइए ब्लॉक कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? टुवर्ड्स F1 के टुवर्ड्स F2? सर इस टाइम वो जिसका ग्रेटर होगा उसके तरफ जाएगा, बट बिकॉज वो दोनों ऑपोजिट है तो वो बीच में से नहीं जा सकता। नहीं नहीं, वो हाँ ठीक है अपोजिट है। तो अपोजिट देखिए, जब दो लोग लड़ते हैं आपस में तो कौन जीतता है? जो जो ज्यादा ताकत होती है, जो ज्यादा बड़ा होता है। यही मीनिंग हो गया इसका। और क्या भाई, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो भाई कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा। तो बात आती है बच्चा कौन जीतेगा इनमें से? बात आती है भाई जो ज्यादा ताकतवर होगा भाई जीत जाएगा, हमको ऐसा लगता है इसमें। तो अगर F1 F2 में से ये F2, सपोज मैं हूँ, मेरा फोर्स लगा है 15 न्यूटन, 15 लगा दिया मैंने फोर्स, पर आपने तो 10 ही लगा रखा है। तो भाई मैं बड़ा हो गया ना, मतलब मैं ज्यादा ताकतवर हो गया, इसका मतलब कि मैं जीत गया। तो हमारे इस 15 की वजह से, और ये 10 छोटा है ना, हम जीत जाएंगे और ये ब्लॉक हमारी तरफ चलना शुरू कर देगा। जाहिर सी बात है। लेकिन हमारी तरफ जब वो जा रहा होगा तो कितने फोर्स से जा रहा होगा? तो आप बोलोगे कि 15 कितना 5, कितना 5 मीनिंग क्या होता है कि भाई आप का फोर्स 10 है, आप 10 से मुझसे लड़ रहे हो, अब मेरा फोर्स 15 है, मैं 15 से आपसे लड़ रहा हूँ, तो मैं आपसे जीत तो जाऊंगा, लेकिन मेरी वैल्यू 15 की जगह 5 जाएगी। कितने की? 5। ये जो 5 आएगा वो हमारे फोर्स और तुम्हारे फोर्स का नेट आएगा। अब ये 5 कैसे आ गया था? आपने बोला 15 - 10, माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि हमको दिख रहा है कि जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों अपोजिट है, एक आगे लगा है एक पीछे लगा, मतलब कि लोग लड़ रहे हैं आपस में। हम ये भी तो सिखा सकते हैं कि भाई ब्लॉक वही है, ब्लॉक वही है, इसको आप खींच रहे हैं, ये आपका फोर्स है, और एक मैं भी तो हूं यहाँ पे। तो एक मैं भी आ गया, एक मैं आ गया, एक आप आ गए। आपका कितना फोर्स है? 10 है, मेरा कितना है? 15 है। बताइए अब कितना फोर्स इस पे काम करेगा? ये 15 है, ये 10 है, यहाँ तो आंसर कितना आएगा? 5। आएगा 5। और यहाँ कितना आएगा? 25। 25 क्यों आ गया? क्योंकि भाई दोनों में दोस्ती है, दोनों काम मिलके कर रहे हैं।
अगर दोनों लोग काम मिलके कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, मिलके काम करेंगे तो भाई बढ़ेगा। ठीक है, आप भी उसको आगे खींच रहे हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं। मतलब कि हम दोनों चाहते हैं कि ये ब्लॉक भाई आगे है, मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि आप नहीं चाहते हो कि ये ब्लॉक पीछे जाए, आप चाहते हो ये ब्लॉक इधर आए, हम चाहते हैं ब्लॉक पीछे जाए, तो हमारे विचार नहीं मिल रहे। तो जहाँ भी भाई विचार नहीं मिलेंगे वहां झगड़ा होगा, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, कहीं भी आप बात कर लीजिए। तो अगर हमारा फोर्स 15 है और जहाँ पे विचार मिलते हैं लोगों के आपस में, वहाँ दोस्ती होती। दोस्ती मीन्स क्या भाई, लोग मिलके काम करेंगे। तो इसका विचार क्या है कि आगे जाए, इसका भी क्या विचार है, वही विचार है भाई आगे जाए। तो दोनों के विचार मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों के फोर्स मिल जाएंगे, आप दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो मिले क्या 15 10 मिलके सपोज 25 आ जाएगा, वो लिखा है यहाँ पे। तो ये इसका मीनिंग आएगा। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या, ये आगे है, ये ऊपर है। इस केस में दोनों बीच का एंगल 90 आ रहा है, जो कि भाई थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, अलग एंगल है। तो हमारा जो फोर्स आएगा ये, आपको पता है ये ब्लॉक ना F1 के पास जाएगा ना F2 के पास जाएगा, ये कहाँ जाएगा, दोनों के बीच में से पास होगा, और ये वहां जाएगा जहां पे नेट फोर्स F काम कर रहा है। आपका नॉर्थ ईस्ट आप बोल सकते हैं चाहे तो, डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। या फिर आप जब अभी बोल रहे थे ना कि भाई जो बड़ा फोर्स होगा, तो बड़ा फोर्स होगा, मान लो, मान लेते हैं ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10 है, ये भी 10 है। अगर दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो जो फोर्स होगा वो इनके बीच के एंगल को करेगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स क्या है कि आधा तो बांट देगा। तो आप बोलोगे इसका मतलब यही तो हुआ ना कि ये होगा 45 और ये क्या होगा 45, तो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। लेकिन अभी आप बोल रहे हो नहीं यार, फोर्स बराबर कहाँ है, फोर्स तो छोटे बड़े हैं। तो अगर फोर्स छोटे बड़े आपके हो जाएंगे तो बड़ा वाला जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो बड़ा वाला जीतेगा तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए बड़ा फोर्स, तो हमने उसको बड़ा दिखा दिया। देखिए जितना बड़ा एरो दिखेगा उतना बड़ा उसकी वैल्यू आएगी। ये F2 है, वैल्यू के 15 मान लीजिए। ये F1 है, वैल्यू के 10 मान लीजिए इसकी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो नेट फोर्स आएगा वो उसका झुकाव बड़े वाले तब ज्यादा होगा। तो वो यहाँ से क्या दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा ऐसे, ये जो एंगल आएगा और ये एंगल आएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका 30 डिग्री होगा, अगर 30 होगा तो आपको 60 होगा, ऐसा हो सकता है। 30 60 पूरा का 90 जानते हैं। लेकिन ये जो एंगल होगा ये फोर्स F है, और इसका झुकाव किधर होगा, बड़े वाले की तरफ। इसका मतलब कि ये एंगल आपका 45 से कम होगा, 45 से क्या होगा, कम होगा, और इससे दूर हट जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल 45 से बड़ा होगा। तो एग्जाम्पल मान ले, तो मान लीजिए सपोज आपका θ1 है, ये क्या θ2 है, तो θ2 विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री and θ1 will be less than θ1, this is here, θ1 less than 45 डिग्री। पहले फोर्स कहाँ था, पहले फोर्स कहाँ था, पहले फोर्स बिल्कुल बीच में से पास हो रहा था, बिल्कुल बीच में पास क्यों हो रहा था, क्योंकि दोनों लोग बराबर थे, आप भी 10 थे हम भी 10 थे, ना आप कम थे ना हम ज्यादा थे, तो हम दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं। तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो हमारे बीच के एंगल को करेगा बाइसेक्ट, बिल्कुल आधा आधा। लेकिन अगर हम बड़े हो गए तो मतलब कि हम जीतेंगे, जाहिर सी बात है। तो नेट फोर्स जो आएगा उसका झुकाव हमारी तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, बिल्कुल हमारी तरफ नहीं झुक जाएगा, ऐसा नहीं कि वो मेरी बात को मानेगा। आपकी भी तो वैल्यू 10 है ना, आप भी थोड़ा ना कोई बहुत कम हो गए हो। हम 15 है तो क्या हुआ, लेकिन 15 है तो 15 साल में 10 कोई बहुत कम थोड़ा ना होता है, वो भी उसकी वैल्यू रहती है, जाहिर सी बात है। तीन मीनिंग आता है। ठीक है, किसी के पास भी हूँ, आपके पास आपके पास 10, मेरे पास 15 लाख रुपए हूँ, आपका 10 लाख रुपए हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हो कि आपके पास के पैसे की वैल्यू नहीं है। 15 लाख के रिस्पेक्ट 10 लाख की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये कहें भाई मेरे पास 15 लाख रुपए हैं और आपके पास 10 रुपए हैं, तो फिर 10 रुपए का इंपॉर्टेंस 15 लाख के सामने फिर बहुत कम हो जाता है। तब मैं बोलूंगा हाँ फिर लगभग कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि जिन फोर्स की आप बातें कर रहे हैं उन फोर्स की वैल्यूज क्या क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फोर्स छोटे बड़े हैं या फोर्स बहुत ज्यादा छोटे बड़े हैं, तो ये बात आ जाती है। समझिए आप, दिस थिंग इज हियर, ये आपका मैटर करेगा। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे
इसी को मोटे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो अपन ये मोटे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू फाइंड नेट फोर्स, या ऐसा काम होता है टू फाइंड नेट वेक्टर, टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर कोई भी हो सकता है, फोर्स वेक्टर होता है आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं होगा कि हम आगे जाके हम फोर्स की बातें करेंगे, हम बातें वेक्टर की करेंगे। तो वेक्टर मतलब कोई भी हो सकता है जो वेक्टर कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमको 5 बातें माननी पड़ेगी, ये उसकी तीसरी बात है। इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। अब प्रूफ इसका भी अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक है। तो यू कैन से, आप इसमें लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि मान लो यहाँ दो वेक्टर है, एक का नाम है P, एक का नाम है Q, ऐसा। ठीक, ये आपको दिख रहा है डायग्राम? ठीक है, देखिए एक वेक्टर यहाँ होता है, एक वेक्टर यहाँ होता है, इसका नाम होता है P, इसका नाम होता है Q, ठीक है। और एक यहाँ पे होता है, इसका नाम होता है R। R को बोलते हैं रिजल्टेंट, किसका? P और Q को। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इसका नाम रखता हूँ मैं A, सपोज इसका नाम, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम D मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपने पॉइंट का नाम दे दिए, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया A, B, C और D। इनके जो बीच का एंगल है, मान ले तो थीटा आता है, ठीक है। थीटा आपका कुछ भी 30, 60, 90 कुछ भी एंगल हो सकता है, 120 भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, थीटा आता है। तो थीटा कौन है? ये P और Q के बीच का एंगल है। P और Q कौन है? दो वेक्टर हैं, ठीक है। ये दो वेक्टर मतलब कि ये कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि दो फोर्स हो सकता है कि दो वेलोसिटी हो सकता है कि दो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि दो मोमेंटम हो। तो दो वेक्टर होंगे, अब वेक्टर कोई भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स की आप बातें करेंगे, वो कुछ और भी हो सकता है। अब आता है P Q हो गया, तो यहाँ पे जो R लिखा होता है वो होता है इनका रिजल्टेंट, जो कि हमको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी लिखा होता है कि P and Q are two vectors, टू वेक्टर्स, ठीक है। जो R लिखा होता है यहाँ पे, R होता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पे, थीटा देखा यहाँ पे लिखा होता है थीटा बराबर एंगल बिटवीन, ऐसे तो शॉर्टकट में बिटवीन को ऐसे लिखते हैं, बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, ठीक है। और जो R लिखा होता है इसका वैल्यू R, ठीक है। ठीक है, इसको लिखिए R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आगे जाके प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको बस ये लिखना है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इसका क्या प्रूफ है वो भी आपको आगे जाकर के मिलेगा। इसमें लिखिए R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। इसको लिखिए ध्यान से, 2PQ, ठीक, इतना आपका आ गया, हो गया इतना, लिखिए ध्यान से। आपको समझ में आ गया इतना?
इज इट क्लियर? सबको समझ गया इतना? यस सर। यहाँ मैंने आपको बस इतनी बात बताई है कि भाई हमारे पास दो वेक्टर है। वेक्टर मतलब कि ऐसे मेंबर इनके पास होती है ये 5 खूबियां। पहले मैं भी अभी तो मैं आपको खूबियां ही सुना रहा हूँ कि इसके पास ये होगा, इसके पास ये होगा, इसके पास ये भी होगा। ऐसा मेंबर जो इसकी बात मानेगा वो वेक्टर है। ऐसा मेंबर जिसके पास ये होगा, जिसके पास ये होगा, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानेगा, वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर बिल्कुल नहीं होगा। ये तीनों को चौथा लिखिए ध्यान से। It should follow law of commutative. Law of कम्यूटेटिव। ठीक है, अभी कम्यूटेटिव क्या होता है भाई, ये तो आपको बताया ही नहीं है, तो मैं भाई बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको। थोड़ा कम से यहाँ लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, लेकिन ना ए के ऊपर मैंने एरो बना दिया है, बी के ऊपर मैंने एरो बना दिया है। तो हम जिस किसी के ऊपर एरो बना देंगे इसका मतलब है कि वो वेक्टर है। इसका मतलब वो क्या है, आपको वेक्टर आ जाएगा इसमें। ठीक, और जिस पे एरो नहीं लगाएंगे वो फिर वेक्टर में नहीं, अगर वेक्टर नहीं ले सकते। इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा बी प्लस ए। कितना आएगा? और पांचवा नंबर, 5 मैंने कहा था 5 बातें होती हैं। पांचवा, ठीक है। पांचवा नंबर आपका आएगा, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ठीक है, या यू कैन से दूसरा दिखा देता हूँ। एसोसिएटिव, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, ये होता है ए प्लस ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इतना, ये आपका इतना आएगा। तो ये 5 बातें बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए भाई अपनी कॉपी में, आप जहां भी लिख रहे हो भाई 5 बातों अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई भी वेक्टर, ठीक है, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इन 5 बातों में से किसी भी एक में फेल होता है, ठीक है, वो वेक्टर नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये चौथा पांचवा ज्यादा चेक नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग थर्ड पे बड़ा ध्यान देते हैं कि जिसके अंदर पॉइंट नंबर 3 की खूबी है, ठीक है, वो वेक्टर है। और पॉइंट नंबर 3 अगर होगा तो 0.45 अपने आप ही हो। ठीक है, अगर 0.3 नहीं है तो फिर 0.45 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, होगा ही नहीं वो उसमें। तो इसका मतलब होता है कि पहला क्या, इट शुड हैव मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये होता है कि उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, 5, 6, 15, 20। अब आप बोल दो कि मैंने इस बोर्ड के ऊपर लगा दिया फोर्स, कितना फोर्स, 0 न्यूटन का। तो 0 न्यूटन का कोई फोर्स नहीं, इसका मतलब कि आपने फोर्स नहीं लगाया। क्योंकि अगर आप फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी कुछ वैल्यू होगी, 1, 2, 3, 5, 6 कुछ तो होगा वैल्यू। लेकिन आप क्या बोलते हैं मुझे, यार मैंने जो फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब मैं तो ये समझूंगा ना कि आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, यही मतलब है। तो अगर कोई फोर्स लगाया ही नहीं है तो फिर किस बात की आगे बात की जाए, आगे फिर हम इसमें क्या सोचे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसमें बातें वही खत्म हो जाएगी। तो ये भाई 5 बातें इसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, सबको समझ आ गया इतना? अब मैं इसके आगे चल रहा हूँ
कि वेक्टर में और क्या क्या मुझे बताना है आपको। ध्यान से लिखते हैं। यहाँ तक सबने लिख लिया पूरा? यस सर। इसके आगे जो अगला नंबर आता है उसका नाम आता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब कि हम बेसिकली वेक्टर को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, मतलब कि हमें वेक्टर का दिखाना है, आपको बताना है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे आपके सामने। ठीक है, हम ये बोल देंगे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो वो मैं कैसे बताऊं दिखाऊं? वो तो ना मैं खड़ा होकर 5 का ताकत लगाऊंगा, आपको दिखेगा अच्छा मैं तो ताकत लगा रहा हूँ, उससे भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं ताकत लगाऊंगा भी तो उससे कहाँ पता चल रहा है कि 5 का फोर्स है कि 10 का फोर्स या 20 का फोर्स है कि 100 का फोर्स है? तो मुझे कुछ ना कुछ अपना एक ट्रिक लगानी पड़ती है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, आप लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। तो इसका मीनिंग आता है कि हम जब भी कभी करते हैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट, तो हम करते हैं कि एरो से, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, हम बनाएंगे एक बड़ा सा एरो यहाँ पे, ये होगा ये बन गया बड़ा सा एरो। कहेंगे इसका एक हेड होता है, आपको हेड दिखता है सामने, इसका एक टेल भी होता है, इसको हम बोलते हैं ये पॉइंट। मैं विंग्स बना सकता हूँ लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं फिलहाल, इतना ही काफी है। ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस वेक्टर में जो आपको दिख रहा है सामने, मैंने एरो बना दिया बड़ा सा, तो आपको दिख रहा है एरो, ये इस एरो में 4 खूबियां होती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पहला पार्ट, इसको बोलते हैं नंबर 1। दिस इज कॉल्ड योर टेल। इसे क्या बोलेंगे? टेल। इसे क्या बोलेंगे? हेड। इसका हेड है, ठीक है। और जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है इसकी लेंथ, इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ठीक है। और जहां ये जा रहा है, इधर जा रहा है ना ये, इसको बोलेंगे डायरेक्शन। इसे क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। ये समझ गया? तो 4 बातें आती हैं, ठीक है। पहली बात क्या है? टेल। पहली बात क्या है? टेल। दूसरी बात क्या? हेड। तीसरी बात क्या? मैग्नीट्यूड। और चौथी बात क्या आती है इसमें? डायरेक्शन। ये सबको सुनना है क्या? ठीक। इज इट क्लियर? हमने जो लिखा है सबने अपनी कॉपी में लिखा? यस सब सर। बच्चों ने लिखा अपनी कॉपी में? कौन कौन है अभी? भाग्यश्री, सानिया, रिया जी, स्वराज, अदिति, परदेसी, कुंजल, सब बच्चे लिख रहे हैं अपने कॉपी में? यस सर। अर्पित, चलो वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। टेल जहां लिखा होता है, मैंने लिखा टेल, ठीक है। टेल का मतलब होता है कि जहां से वेक्टर शुरू होता है, जहां से वेक्टर शुरू होता है। हेड क्या होता है? जहां पे वेक्टर खत्म होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई मुझे अपने घर से जाना है नासिक रोड, तो ये क्या हो गया कि मेरा घर हो गया टेल, ठीक है। दूसरी से क्या हो गई? वो आपकी हेड हो गया, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा कि आपके लिए बात कर सकता हूँ कि आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना है, तो जहां से आप शुरू कर रहे हो चलना, उसको बोलते हैं टेल। ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। किसी किसी बुक में यहाँ लिखा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, हमने टेल लिखा है।
हेड को वो हेड नहीं लिखते, वो लिखते हैं एंडिंग पॉइंट लिख देते हैं। भाई जहाँ पे आपकी जर्नी खत्म हो रही है, आप ऐसा बोलिए। तो जहां से शुरू हो रही है वो टेल है, और जहां पे आपकी जर्नी खत्म हो रही एंड हो रही उसको बोलते हैं हेड। ठीक है। दूसरा आता है कि कितना बड़ा एरो है। जैसे हमने बोला कि हमारा जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन। आपने बोला मेरा तो 10 है। तो मैं कैसे 5 10 को दिखाऊंगा? तो मैं कहूंगा भाई अगर मेरा 5 है तो मेरा अगर होगा इतना बड़ा एरो तो आपका इतना डबल आएगा। तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, आप जो एरो ड्रॉ करते हैं, एरो ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे एरो, उसकी लेंथ को छोटा बड़ा कर देंगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुनिए। आगे जाके बड़ा काम आएगा। आगे जाके आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, ये आप खुद पहचानिए। बस वो 2 एरो बना देगा। अब वो 2 एरो में देख के आपको वो क्या करेगा, एक एरो बनाएगा छोटा, है बना देगा बड़ा। अब आपको बात पता ही नहीं है कि भाई छोटा एरो बड़ा एरो का क्या मतलब होता है। तो मतलब ये होता है कि जितना बड़ा एरो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होता है। ठीक है। अगर हमारा फोर्स 5 न्यूटन है, आपका फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरो होगा जितना बड़ा बनेगा, आपका एरो उसका बनेगा डबल। क्योंकि आपकी वैल्यू 10 आ रही है, मेरी वैल्यू तो भाई 5 ही आ रही है। ठीक है। अगर मेरी 20 होती, आपकी होती 10, तो मैं क्या बोलता कि जितना बड़ा एरो आपका बनेगा उसका डबल मेरा बनेगा। तो मैं ये पढ़ा देता आपको। तो यहाँ पे आता है कि भाई कितना बड़ा आप एरो ड्रॉ करेंगे वो इस बात से तय होगा कि उस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 है, 10 है, 20 है कि 50 है, क्या है देख लीजिएगा। उसके हिसाब से आप अपना एरो उतना ही छोटा है बड़ा ड्रॉ करेंगे। ठीक है। चौथा आता है डायरेक्शन कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो हमने कहा हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। तो टुवर्ड्स नॉर्थ क्या डायरेक्शन है, तो आप इस दिशा में एक एरो ड्रॉ कर देंगे। आप बोलो नहीं यार हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो आप एक ऊपर वर्टिकली अपवर्ड एक एरो ड्रॉ कर देंगे। आप बोलेंगे नहीं यार हम तो नीचे आ रहे हैं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड आप एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे आता है, ये बात ये आती है कि हम कहाँ जा रहे हैं वो होती डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो जहां भी होगी हमको अपना एरो उधर ही दिखाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड 4th पॉइंट डायरेक्शन। ठीक है। तो 4 पॉइंट होते हैं यहाँ पे। दीज आर मैंडेटरी पॉइंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अच्छी तरीके से कि भाई हमारा सब कुछ हो जाए इसमें, आपको ये 4 बातें पता होनी चाहिए, और इन 4 बातों के हिसाब से ही आप अपने वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, चाहे यहाँ पे चाहे कहीं भी। ठीक, कहीं आप कहीं भी जाओगे आप इन्हीं बातों को मानोगे, यही बातें हैं। ठीक है। तो पहला क्या होता है, टेल। हम बोलते हैं टेल मीन्स क्या होता है, हम ये नहीं समझ सकते टेल का मीनिंग क्या होता है। टेल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। और जो होता है हेड, हेड का मीनिंग क्या होता है इसका, एंडिंग पॉइंट। ये भी आपको समझा देगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये कैन से मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ एरो कर दीजिए। ठीक है। लेंथ ऑफ एरो। ठीक है। चलो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन तो सेम होती है। डायरेक्शन इन विच where the vector is projected। ठीक है। जहां वेक्टर को हमने क्या प्रोजेक्ट किया है, मतलब कि जहां पे हमको बोला गया कि भाई वेक्टर यहाँ पर है, ऊपर है तो डायरेक्शन ऊपर दिखा देंगे, नीचे है
डायरेक्शन नीचे दिखा देंगे, सामने पीछे कहीं भी है डायरेक्शन आप वहां दिखा देंगे। ठीक है, इतना लिखिए ध्यान से। सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जिसका आता है इसके बारे में बताने के लिए आपको, वो आता है इसके बारे में कि भाई वेक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक, वेक्टर वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना होता है उसका एक तरह से क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे भी मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, याद होगा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है, तो हम बोले कि भाई मैंने बताया थे 4 होती है। वो 4 नाम मैंने क्या क्या बताए थे आपको याद है कि क्या क्या नाम बताए थे, बताओ। अच्छा, किसको पता है? 4 नाम मैंने आपको कल सुनाए थे। टेंसर, स्केलर, वेक्टर, रेशो। क्या क्या नाम थे 4? पहला क्या था? टेंशन, रेशो, स्केलर, वेक्टर, पहला टेंसर, रेशो। स्केलर, हाँ, वेक्टर, एक था स्केलर, एक था वेक्टर, एक था रेशियो, और एक क्या था आपका चौथा नंबर क्या था? टेंसर। टेंसर। टेंसर, ठीक है। टेंसर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन फिजिक्स। ठीक है, टेंसर में आगे थोड़ा बहुत मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये उसे थे क्लासिफिकेशन थे। अब वो यहाँ पढ़ना फिर से आपको पढ़ना है वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर जो होता है वो जनरली हम लिखते हैं 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है इसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोलर। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल क्या होता है वो भी आपको इसमें लिख जाएगा। तो आप इस बात को याद रखिए या इसको समझिए, मैं भी लिखाता हूँ कि वेक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला पोलर वेक्टर, दूसरा एक्सियल वेक्टर। ये 2 होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, देखिए अपने कॉपी में टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यू कैन से जनरली यू कैन से 2 टाइप्स। कितना होगा? 2 टाइप्स, 2 टाइप का होता है। अब 2 टाइप कौन कौन से होते हैं भाई? पहला मैंने बताया आपको, यही नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, उसको Excuse बोलते me, हैं sir. पोलर। हम्म, Sir, बोलिए will you बोलिए। please put the photo of the क्या board on चीज? group because today because of network issue I am not able to. अच्छा, नहीं इसका इसके वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो आपको मिलेगा, डोंट वरी। सेकंड नंबर आता है एक्सेल Okay, आता है। sir. एक्सीएल, ये सामने जो मैंने लिखा हुआ है 2 नाम का, आपको दिख रहे हैं मैंने क्या क्या नाम लिखे हुए हैं? कैन यू सी दिस 2 नेम्स? क्या क्या लिखा है यस सर। बताइए, क्या क्या लिखा पोलर हुआ है? एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर और एक्सियल। ठीक है, तो क्या लगता है नाम से आपको कुछ लगता है भाई? नाम से अगर नाम में देखा जाए, नाम में क्या रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, नाम में ही सब कुछ रखा होता है। ठीक है, ये बात बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है ये वो आपकी पर्सनालिटी को शो करता है। ठीक है, काफी हद तक का। यहाँ लिखा होता है पोलर वेक्टर और यहाँ लिखा होता है एक्सेल वेक्टर होता है। तो पोलर वेक्टर मीन्स क्या होता है? क्या बोलते हैं पोलर मतलब कि बोलेंगे पोल्स। पोल्स क्या होता है? आप बोलेंगे साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो वो ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, लेकिन यहाँ पे पोल्स का मतलब होता है कि हमको ये पता होता है कि वेक्टर शुरू कहाँ से हुआ है और वेक्टर कहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का, मैंने भी आपको क्या बोला, पीछे बोला कि हमको हर एक वेक्टर के बारे में 4 बातें लिखी जाती हैं। उसका हेड क्या है, उसका टेल क्या है, उसका लेंथ क्या है ना, क्या उसका देखिए वैल्यू क्या है, और चौथी बात कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इनमें से कुछ बातें मिसिंग होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम ये लिखेंगे कि अगर हमको पता है कि भाई हम यहाँ से चल रहे हैं, हमको वहां तक जाना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने स्कूल से अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो घर कहाँ है सब जानते हैं, पता है घर घर जहाँ है वही रहेगा। कॉलेज कहाँ है वो भी पता है भाई, सब लोग पता है कहाँ पे है। तो जहाँ से चलना है, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं बोलूंगा टेल, वो मुझे पता है ये यहाँ पर है, आई नो द एड्रेस।
और कहाँ पहुंचना है हेड वो भी मैं जानता हूँ। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होते, किसी भी वेक्टर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होते हैं, तो वेक्टर होता है पोलर वेक्टर। क्या होता है? पोलर वेक्टर होता है। क्लियर? दूसरा होता है एक्सियल, मैंने यहाँ लिखा हुआ एक्सियल वेक्टर में। एक्सियल वेक्टर क्या होता है कि ऐसा कोई वेक्टर जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमको पता नहीं होते। मुझको ये तो पता होता है कि आपको जाना किधर है, आई नो द डायरेक्शन, लेकिन मैं ये नहीं बता पाता हूँ कि भाई शुरू कहाँ से हुई खत्म कहाँ से हुई। समझे आप? तो ये चीज थोड़ी सी बताना मुश्किल आता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि हम भाई इस बात को नहीं बता पाएंगे कि कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ पे पहुंच रहे हैं, मतलब कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और कहाँ पे एंडिंग पॉइंट, बस मुझको ये पता होता है कि जाना कहाँ पे है। मतलब वी आर हैविंग ओनली पॉइंट नंबर 4 एंड वी आर हैविंग ओनली पॉइंट नंबर 3, लेकिन हमारे पास पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 नहीं है। तो हम उसको बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर। अब आप पूछो मुझसे एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, पहला सा एग्जाम्पल होता है इसको जो हम बोलते हैं कि हम ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्शंस। यू कैन से डायरेक्शन कितनी होती है बताइए? अच्छा पहले ये बताइए। अभी आप डायरेक्शन डायरेक्शन कितनी होती है? मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ सर। बताइए कितनी होती डायरेक्शन? कोई 8 जानता होती है? है। 8 होती है। हाँ बहुत सही आंसर दिया भाई। किसने बताया ये? सर मैंने। प्रणव। प्रणव जी? प्रणव मुखर्जी? नहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए डायरेक्शन आपकी 10 होती है। कितनी होती है? 10 डायरेक्शन होती है। आपने 8 बहुत सही आंसर दिया, क्योंकि हम 8 क्या क्या बोल सकते हैं। आप बोलेंगे ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। बाकी जो बची 4 वो होती है उनके बीच की, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपकी हो गई। और जो बच्ची मैंने आपको 10 बोला है, भाई 10 होती है। 10 का मीनिंग होता है एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। ठीक है, हम जब कहीं खड़े होते हैं यहाँ पे, तो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हो गया। लेकिन एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे होता है, ऐसे होता है। तो हम उसको भी जोड़ते हैं। ठीक है, हम जब जमीन पे होते हैं, हम जमीन जमीन पे यहाँ खड़े हैं, वो देखा होगा भाई हमारी इंडियन आर्मी, थल सेना, जल सेना, और एक होती वायुसेना होती है, एयरफोर्स होती है। तो जब आप हवा में होते हैं तो आपके ऊपर 10 जगह से अटैक हो सकता है, ये आप जानते हैं। हर तरफ से आप अगर पानी के अंदर होते हैं तो भी आपके ऊपर 10 जगह से अटैक हो सकता है। नीचे से अटैक हो जाएगा, ऊपर से अटैक हो जाएगा, लेफ्ट राइट कहीं से अटैक हो सकता है। हम जब जमीन पे होते हैं तो हम पे अटैक हो सकता है 2 डैश या 3D मान सकते हैं। सामने से होता है, इधर से हो सकता है, ऊपर से गिर सकता है, और क्या होगा। तो इसमें उसके ऑप्शन कम हो जाते हैं। इट मीन टू से कि हमारे पास 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, उन 10 दिशाओं में से हम कहाँ जाएंगे, कैसे आएंगे, ये मुझे दिखाना पड़ता है। तो पहला एग्जाम्पल आता है कि 10 दिशाएं, दे आर 10 डायरेक्शंस। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें एक्सियल वेक्टर कहाँ से आ गए? तो आप अगर ये सोचो, मान लो ये मेरा पूरा रूम है जिसमें मैं खड़ा हूँ, इस समय सामने बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड है। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि भाई ये जो मेरा बोर्ड है ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, कितना है? नॉर्थ है। तो अगर मैं इस बोर्ड से आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो क्या नॉर्थ खत्म हो जाएगा? नॉर्थ कभी नहीं खत्म होगा। ये पूरा नॉर्थ है, ये पूरा नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो फिर ये कौन है? ये आपका साउथ है जो इसके अपोजिट है। ठीक है, ये कौन है? ये आपका ईस्ट आ गया। ये क्या है? ये आपका वेस्ट आ गया। ऐसे बोल सकते हैं। तो हम जब बोलते हैं, आप अपने घर में जब खड़े हो जाते हैं तो आप घर से बोलते हैं, सपोज कि हमारा घर पूरब मुखी है, दक्षिण मुखी, यानी ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसका मीनिंग होता है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो तो फिक्स है ना भाई। अगर अगर ये पूरब है तो ये पूरब ही रहेगा, ये ईस्ट रहेगा, ये कभी वेस्ट नहीं बनेगा। इसमें आप आगे चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, कहीं भी जाइए, ये ईस्ट है, ये ईस्ट ही रहेगा। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे पीछे तो आपको मिलेगा वेस्ट। आप पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, वो वेस्ट रहेगा, वो तो ना आप नॉर्थ बन जाएगा।
मतलब मुझको ये तो पता है कि ये डायरेक्शन का नाम क्या है, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ, नॉर्थ, कहाँ पे खत्म होगा नॉर्थ, कोई नहीं जानता, अप टू इनफाइनाइट। तो जब ये होता है कि हमको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं होते कि भाई शुरू कहाँ है खत्म कहाँ पे है, तो हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। इसके 3 एग्जाम्पल होता है। पहला मैं आपको मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया 10 डायरेक्शंस, ठीक है, मैं लिखवाता हूँ, आप भी लिखिए। पहला फर्स्ट नंबर, यू कैन से पोलर वेक्टर। ये क्या होता है, a vector whose starting and ending points are well defined। मतलब पहले से मुझको पता होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स आर वेल डिफाइंड, ठीक है। आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये बी लिखा है, ये ए लिखा है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आप कहेंगे ये लिखा है सी, ये लिखा है डी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ या ये इधर मूव कर रहा है, तो ये क्यू लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है पी, तो इसका नाम है वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू। इसका नाम क्या है, वेक्टर सी डी। इसका नाम क्या है, वेक्टर ए बी, ठीक है। ऐसा हो गया, तो ये वो वेक्टर है जिसका मुझे पता है कि भाई कहाँ शुरू कहाँ पे खत्म होना होता है। सेकंड क्या होता है, दूसरा जो भाई हमारी बात चल रही थी इसमें, इसका बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि all vectors are vector associated, all vector whose starting and ending points are not defined are called axial vectors। एक्सियल वेक्टर्स, इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, एग्जांपल्स इसमें लिखिए। फर्स्ट नंबर, पहले इसको लिखते हैं 10 डायरेक्शंस, आपकी 10 दिशाएं जो होती हैं, ठीक है। दूसरा जो लिखा होता है सेकंड नंबर, ये लिखा होता है 3
एक्सिस, तीन आपके एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इसे दिखा देते हैं भाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है, जेड आ गया, हो गया इतना। और जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थर्ड नंबर, उसको बोलते हैं 5। या लिखिए एंगुलर पैरामीटर्स, एंगुलर पैरामीटर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी लिख देंगे आपको 5। देखिए ये 3 नंबर कि पहला क्या होता है 10 डायरेक्शंस, दूसरा क्या होता है 3 एक्सिस, और तीसरा क्या होता है आपका एंगुलर पैरामीटर। समझिए आप, ये आपको इतना आ सकता है। तो मैंने लिखा है इतना, ध्यान से लिख लीजिए पूरा। अब एंगुलर पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये भी आपको मैं इसमें करवा देंगे हम, यहाँ पे इसी में जो लिखवा देते हैं इसमें, ठीक है। इसमें होगा नंबर एंगुलर, इसी में लिख देता हूँ मैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर फोर्स, या इसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम, या लिखिए 5 नंबर लिखिए। सबको नाम दिख रहे हैं बराबर, 5। इज इट क्लियर? क्या होते हैं? यस सर। 10 डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको याद कर लेंगे 1035 के नाम से, 1035। अब 1035 क्या होता है, 10 मतलब डायरेक्शन, 35 मतलब 3 क्या एक्सिस, और 5 मतलब 5 एंगुलर पैरामीटर्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सभी के नाम के पहले एंगुलर नाम जोड़ देते हैं। आप बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, आप बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, आप बोलते हैं एंगुलर फोर्स, और पांचवा बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये 5 नाम रट लीजिए, आगे हमको ये 5 मिलने वाले हैं। इन 5 नामों के ऊपर 2 चैप्टर बनने वाले हैं, ठीक है। शुरू के जो 3 नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये 3 हेडिंग मिल करके, 3 नाम मिल करके एक चैप्टर बनेगा। उसका नाम होगा सर्कुलर मोशन। और जो आखिरी 2 बचे, एंगुलर फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, ये 2 नाम मिल करके आगे एक चैप्टर बनेगा, उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। वो आपको आगे मिल जाएगा, अभी आपको चल रहा है इंट्रोडक्शन। तो नाम याद रखो 1035। 10 मतलब कि 10 डायरेक्शन, 3 एक्सिस और 5 एंगुलर पैरामीटर होते हैं। ये सब लोग होते हैं 3 एग्जाम्पल, इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। जिसका पता है उसको बोलेंगे पोलर, ठीक है। जिसका नहीं पता है उसको बोलेंगे एक्सियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए, सबको यहाँ तक समझ यस में आ गया सर। पूरा? सबने अपनी कॉपी में लिखा पूरा अच्छे से? यस सर। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। और आपका काम क्या है, इसके बाद आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। रिवाइज करोगे, रिवाइज करके दो तीन बार पढ़ोगे, अपने आप तब याद हो जाता है, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अब मेरा इसके आगे आपको क्या पढ़ाना है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब आप कहोगे या तो आप तो सर पहले पढ़ा चुके हो, तब मुझे पढ़ाना है पोलर वेक्टर कितने टाइप होते हैं।
मतलब कि ये तो नहीं होगा। अब इसके थ्रू ये टाइप दूसरे पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, फिर उसमें आपका लीनियर, नॉन लीनियर, इक्वल, नॉट इक्वल, ऐसे बहुत से नाम आ जाते हैं उसमें पढ़ने के लिए, और वही हमारे काम के होते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन है, इस पर इकोनॉमिकल नहीं आएगा। लेकिन अब जब मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा फिर से हेडिंग लिखाऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो उसमें दूसरा शुरू हो जाएगा क्लासिफिकेशन। अभी मैंने बस इतना बोला है कि वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक्सेल और पोलर। पोलर वेक्टर खुद कई टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसा होगा तो ये नाम रख देना, वो रख देना, ऐसे रख देना। तो ऐसे कई सारे नाम आपको मिलेंगे जो हमको इसके बाद मिलने वाले हैं। क्लियर, याद रखिए। फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक, चलिए बाय। बाय सर। बाय।